गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड बायोलॉजी और इसके अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 माइक्रो बायोलॉजी। तो आज डेट है 18 जून 2021। माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। तो देखिए माइक्रो बायोलॉजी क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो का मतलब है माइक्रोन, मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर, और ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग बीइंग, मतलब जीवित प्राणी। ऐसा जीवित प्राणी जिसकी साइज 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज में हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ऐसे जीव खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते, तो यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर 1 मिलीमीटर 1 mm से लेकर माइक्रोन तक जो भी जीव है, या फिर 1 mm से छोटे जीव होते हैं, उनको इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव कौन कौन से हो सकते हैं, तो इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वायरसेस, वेरियस टाइप के वायरसेस है ना, जैसे कोरोना वायरस है, रेबडो वायरस है, और भी बहुत सारे वायरस हैं इस दुनिया में, आप जानते होंगे। उसके अलावा बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, सम एल्गे है एंड फंजाई, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म्स आर सिंगल सेल्ड एंड वेरी इन शेप एंड साइज। तो ज़्यादातर जीव जंतु क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और साइज में अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकी शेप और साइज बदलती रहती है। एक ही प्रकार के जीव, जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार के जीव हैं, उनकी भी शेप और साइज में अंतर हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, देखिए एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनके पूरा का पूरा जो बॉडी है वो सिर्फ एक कोशिका की बनी होती है। इसी कोशिका के अंदर उसके सारे अंग प्रत्यंग जो है वो पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको इसको अच्छी तरह समझाता हूँ। जैसे एंट अमीबा स्टोलैक्टिका, मतलब जो पेचिस नामक जो बीमारी है उसका जो वायरस है एंट अमीबा स्टोलैक्टिका, ये एक कोशिकीय जीव होता है। तो देखिए ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए इसकी जो साइज है वो कुछ निश्चित नहीं है, कैसी भी हो सकती है, ये कैसी भी हो सकती है। तो ये भोजन कैसे ग्रहण करता है, देखिए मान लीजिए ये एक छोटा सा कार्बनिक तत्व है, इसको ये इसमें से ये भोजन ग्रहण करना चाहता है, तो क्या करेगा, ये इसके पास धीरे धीरे सरकेगा। अब ये सरकता कैसे है, इसके पैर तो होते नहीं है, तो ये जो अपनी बॉडी है ना उसको कुछ इस तरह से निकाल देता है। जैसे अभी तो मान लीजिए ऐसे है, तो इसका कुछ भाग इन्होंने ऐसे निकाल दिया, ऐसे ऐसे निकाल देता है, बाकी का पूरा पीछे भी हो, तो ये पैरों की तरफ काम करने लग जाते हैं, ठीक है। इसमें मुंह भी नहीं होता, तो क्या करता है, जैसे मान लो ये छोटा सा जो है ऑर्गेनिज्म बना है, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये पैर क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक कवर बना लेंगे इस तरह से, इसको घुमा देता है, ये वाला भी इस तरह से घूम जाता है, ठीक है। अब ये इसके अंदर आ गया, इसको ये अपने अंदर पकड़ेगा और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये इसको फिर वैसे वापस खोल देता है, और खोलने के बाद में जो कचरा है वो बाहर निकाल देता है। इसका मतलब ये शरीर के बाहर ही सारे काम कर लेता है, पाचन, उत्सर्जन, चलने फिरने की प्रक्रिया, और ये इतने हल्के होते हैं कि किसी भी लिविंग एनिमल के बॉडी के अंदर आसानी से रह सकते हैं। तो आपकी बुक में क्या दे रखा है इसके बारे में, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। The organisms which have their body structure made up of only
one cell are called single celled organisms. They have a proper well developed cellular organism and exhibit all the characteristics of life, namely growth, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स एक्सेट्रा। मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं, शरीर के अंदर वो सारी क्रियाएं करते हैं जो एक बड़ा जीव करता है, जैसे शरीर का विकास, मेटाबॉलिज्म, सारी अपोपचय क्रियाएं, रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे जीव का उत्पादन, रिस्पॉन्स मतलब कोई भी जीव ने उसको कुछ आंसर या फिर कुछ क्वेश्चन किया तो उसका आंसर, जैसे उससे हमने कुछ छेड़छाड़ की, इससे हम छेड़छाड़ की तो इसके रेस्पेक्ट में ये या इसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स देगा। ये रेस्पॉन्स नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको खाने की कुछ चीज़ मिली तो इसको रेस्पॉन्स करेगा, मतलब इसको अपने शरीर के अंदर इनहेल करेगा। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। थस दे आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग, इसलिए ये जीवित प्राणी माने गए हैं। एक्सेप्ट वायरसेस, वायरस को छोड़कर बाकी सारे जीव जीवित माने जाते हैं, क्योंकि वायरस दो प्रकार की संरचनाएं दिखाता है, दो प्रकार की में जीवन की होती है, निर्जीव और सजीव दोनों। अगर इसको वातावरण मिलता है जीवन जीने का तो ये जीवित एनिमल की तरह वर्क करते हैं। अगर इसको वातावरण नहीं मिलता है तो ये मृत जीव की तरह हजारों लाखों सालों तक निर्जीव की तरह पत्थर की तरह पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटार्क्टिका में बर्फ के अंदर बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो हाइबरनेशन में मतलब है वो वायरस जब तक बर्फ जमी रहेगी तब तक उसके अंदर पड़े रहेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो जीवित हो जाएंगे, फिर वो बीमारी फैलाने का काम करेंगे, है ना। तो ऐसे ही ये जो कोरोना वायरस है पता नहीं कितने सालों से कहाँ पर था, लेकिन अब ये इसको प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला तो ये निकल कर आ गया पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। दी ओनली सेल मतलब एक सेल प्रेजेंट इन देयर बॉडी एफिशिएंटली carries out all the life process like growth, reproduction, response, etc. These single-celled or unicellular living organisms may lead their lives solitary, that is, in individual cells. For example, amoeba, यूग्लिना, यीस्ट, etc. ये एक कोशिकीय जीव हैं। ध्यान रखना, एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो अमीबा, यूग्लिना, यीस्ट ये इसके उदाहरण हैं। सम ऑफ देम लाइव टुगेदर इन ग्रुप्स, कभी कभी ये ग्रुप में पाए जाते हैं और कभी कभी ये अकेले ही पाए जाते हैं। बट ईच सेल इन द क्लस्टर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द लाइफ एक्टिविटीज इंडिविजुअली। और हर एक कोशिकीय जीव अपने जीवन को इंडिविजुअली जीने में भी कैपेबल होता है। अगर वो अकेला भी रहेगा तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो अपने जीवन को जी लेता है। वो मतलब अपने आप को किसी दूसरे एनिमल के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दो यूग्लिन है, एक यूग्लिन ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरलिंक नहीं होगा कि मान लो ये इसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ेगा या फिर इसकी वजह से ये बढ़ेगा, कुछ नहीं है बिल्कुल। अगर ये अकेला भी पड़ा है ना कहीं तो वहाँ पे भी ये अपनी लाइफ को जी लेता है। सच सेल्स हैव नो कोऑर्डिनेशन और इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर and survive as single-celled organism. The only fact that makes them different in their existence in group called colonies. और जहाँ पर ये ग्रुप में पाए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं वो जो एनिमल है उसकी कॉलोनी। जैसे यूग्लिना कॉलोनी, है ना, अमीबा कॉलोनी, यीस्ट कॉलोनी, जहाँ पर ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कैन देयरफॉर be defined as a cluster or unicellular organism which are not related or dependent on each other. They live in groups called colonies. For example, volvox, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ जीव ऐसे मतलब कुछ एक कोशिकीय जीव है जो कॉलोनीज में पाए जाते हैं, मतलब एक ग्रुप में एक साथ एक जगह पाए जाते हैं जहाँ पर वो बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं, उनको उस जीव की कॉलोनी बोलते हैं। और कॉलोनी की जगह अलग अलग नाम होता है अलग अलग एनिमल के आधार पर। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया वोल्वॉक्स, ये एक कॉलोनी है, ठीक है, किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफरेंशिएटेड इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस।
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर एक कोशिकीय जीव, इनको उनके जो केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति, उन देखो एक कोशिकीय जीव कोशिका के अंदर केंद्रक होगा या नहीं होगा, उसकी उपस्थिति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स, जिनके अंदर कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको प्रोकैरियोट्स एनिमल बोला जाता है। फर्स्ट वन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सो द जेनेटिक मटेरियल इन देम लाइज scattered in the cytoplasm. For example, bacteria, archaea, etc. Prokaryotes can be further classified into two kingdoms. ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यूके बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पर इनके अंदर जो केंद्रक होता है वो प्रॉपर डिफाइंड नहीं होता। मतलब केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक मटेरियल पाया जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। वो जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से गुण ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इनके अंदर केंद्रक प्रॉपर तरीके से नहीं पाया जाता, जो डीएनए आरएनए वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे आर्चिया, आर्की बैक्टीरिया। दीज प्रोकैरियोट्स हैव द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर, वेरी हाई साल्ट कंसेंट्रेशन एक्सेट्रा। दे आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमोफिलीज। मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में जीने वाले जो एनिमल होते हैं उनको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। सेकेंड एग्जांपल है इसका यूके बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आर कैटेगराइज अंडर दिस हेड। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम यूकैरियोट्स। इसी का दूसरा एग्जांपल है EUBACTERIA, यू बैक्टीरिया। देखो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जब एक कॉपी मतलब कॉपियाँ बनाते हैं अपने जैसे एनिमल और भी तैयार करते हैं, तो उनके अंदर वही गुण पाए जाते हैं जो फादर या फिर पेरेंट्स जनरेशन के अंदर पाए जाते हैं, है ना। देखिए, ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइंड एज एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। These organisms have the genetic material in their cells enclosed by nuclear membrane। कोशिका बत्ती पाई जाती है इनके ऊपर। Eukaryotes are further classified on the basis of the number of cells present in their body as follows। तो यूकैरियोट्स ये आगे क्लासीफाई किया जाता है इनको कि ये कितने हैं। ठीक है, मतलब कितनी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। देखो इनकी हर एक कोशिका अपने आप में क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। एक कोशिका ये रही, दूसरी से चिपक गई, तीसरी ये चिपक गई, चौथी ये चिपक गई, इस तरह से ना। हर एक अलग अलग एनिमल है उन्हें होते, लेकिन कभी कभी ये ग्रुप में जुड़े रहते हैं। तो इनको आगे क्लासीफाई किया गया है इनके आधार। तो यहाँ पर ये दो तरह के होते हैं। पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ PROTOZOA। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जैसे अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल अमीबा, AMOEBA अमीबा, यूग्लिना EUG यूग्लिना, प्लाज्मोडियम ये प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाता है? आपसे मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ इसका। तो आप देखो प्लाज्मोडियम किसके अंदर पाया जाता है ना, कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे, है ना। चाहे आप इसका गूगल करके सर्च कीजिए या आपको पता है तो आप इसका आंसर दीजिए, लेकिन इसका आंसर मुझे दीजिए कि प्लाज्मोडियम कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है, हम सब जानते हैं, लेकिन अपनी नज़र में नहीं है। तो
तो आप इसका चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटिस्टा की। दो ग्रुप में बांटा गया था प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा क्या होता है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी सबडिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सुपर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन और मूवमेंट के आधार पर इनको कई ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, वो जो हम बोलते हैं एक तरह से ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, इसलिए ये भी क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रखा गया है इनको। तो ये 3 प्रकार के हैं, जैसे फंजाई, FUNGAI, बहुत सारे लोग इसको फंगी बोलते हैं लेकिन गलत है, फंजाई है इसका नाम, है ना। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। दे डू नॉट सिंथेसिस देयर फूड मटेरियल इंस्टेड पजेस सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर जो कार्बनिक तत्व होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे किसी जीव जंतु ने गोबर कर दिया, भैंस ने गोबर कर दिया, तो बरसात के दिनों में इसके ऊपर फंगस लग जाती है ना। हमारे खाने पीने की चीज़ जैसे लड्डू है, थोड़े से बरसात के मौसम में उनके ऊपर फंगस लग जाती है। जैसे हमारी रोटी है, अगर 8-10 दिन रखी रह गई कहीं पे गलती से, तो उनके ऊपर फंगस लग जाती है, तो वो चीज़ है ये फंगस, है ना। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है कि इनका कलर हरा नहीं होगा या नीला नहीं होगा, नीला और हरा ये 2 कलर इसके ऊपर बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। और अब नेक्स्ट है इसका प्लांट बी, प्लांट देखिए यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो सिंगल कोशिकीय पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट पजेज एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशन आर grouped under the group Plantae. Cell wall in plants in made up of cellulose. They have well developed chloroplast with chlorophyll second pigment to help in the process of photosynthesis. तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन मतलब बहुत कम कोशिकाएं होती है, 1-2 कोशिकाएं होती है उनके अंदर, ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, ऑर्गन्स नहीं पाए जाते इसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल सेकंड पाया जाता है, जिसकी वजह से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसका एग्जांपल आपकी बुक में नहीं दे रखा, है ना, लेकिन मैं आपका एग्जांपल बता देता हूँ। इसका एग्जांपल है प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होते हैं? मछलियाँ समुद्र में जिनको सबसे ज़्यादा खाती है वो प्लैंकटन ही होते हैं। बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि खुली आंखों से भी ये दिखाई नहीं देते, लेकिन जो मछलियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है, जिनकी साइज 1 mm से भी छोटी होती है, फिर 1 mm के आसपास होती है, वो इनको आसानी से ढूंढ लेती है और खा लेती है। नहीं तो इतने छोटे छोटे जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर अरबों की संख्या में डेली मछलियाँ, अरबों क्या हज़ारों करोड़ों अरबों की संख्या में डेली मछलियाँ पैदा होती हैं, उनको भोजन का जो स्रोत है वो यहीं से मिल पाता है। सी, इसका लास्ट ऑप्शन है एनिमेलिया। देखो एनिमेलिया होते हैं जो जीव जंतु मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट पजेज सेल वॉल, जिनकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एंड आर हेट्रोट्रोफिक इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक होते हैं मतलब कहीं से भी इनको कुछ भी मिल जाए खाने को, ये तैयार रहते हैं खाने के लिए। दे यूजुअली पजेज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड लोकोमोशन। द आउटमोस्ट बाउंड्री ऑफ देयर सेल्स इज द सेल मेम्ब्रेन। तो इसके कोशिकाएं भित्ति पाई जाती हैं। ये कोशिका भित्ति के आर पार अपना न्यूट्रिशन बाहर ले लेते हुए और निकाल भी देते हैं। इसका मतलब है कि ये जीव ऐसे होते हैं जहाँ से इसको भोजन मिल जाए लेने के लिए तैयार रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आंत में या फिर जीव जंतु की आंत में पाए जाने वाली गोल कृमि है, फीता कृमि है, जी इनके अंदर कोशिकाएं तो बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन इनके अंदर ज़्यादा अंग प्रत्यांग नहीं होते, है ना। अंग होते हैं ऑर्गन्स, प्रत्यांग होते हैं ऑर्गेनेल्स। तो ये ज़्यादा नहीं होते, बस ये क्या करते हैं एक साइड से भोजन उसको ग्रहण करते हैं, दूसरी साइड से इसको निकालते जाते हैं, जैसे टेस्टे के अंदर बहुत कम ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्ट्रेन्स। तो
अगर कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।